हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जामपुर परिवार पर। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। और देखो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता होने वाला है, तो पता चल गया होगा कि ये जो आपका सेशन है ये पूरा का पूरा होने वाला है टेस्ट का। ठीक है भाई, तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे और यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसके आपको क्या करने पड़ेंगे, आंसर करने पड़ेंगे और हर एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है भाई, चलो जी जल्दी से आप लोग आ जाओ। और आपको क्या करना है, सेशन को शेयर करना है भाई। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे और फिर आएंगे, फिर अच्छे से आप लोग आओ, पढ़ो और बैठो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, समझ गए? चलो जी, हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए आज तो भांस सी पतला मतलब आवाज सी बैठ गई है, ऐसा लग रहा है। ठीक है भाई, चलो जी। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जामपुर है उस पर एक बहुत ही शानदार क्या चल रहा है, बैच चल रहा है। और ये कौन सा बैच है? एग्जामपुर सुपर कॉम्बो बैच। कौन सा? एग्जामपुर सुपर कॉम्बो बैच। ठीक है भाई, इस पर आपको कितना 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना? 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन आपको ये 50% का डिस्काउंट मिलेगा कैसे? आपको कोड यूज करना पड़ेगा। कौन सा? सुपर 50। कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा? सुपर 50 आपको कोड यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बेसिकली इसकी फीस कितनी है? बेसिकली इसकी फीस है कितनी? 1300 रुपए। कितनी है? 1300 रुपए। बट 1300 पे जब आप 50% सुपर 50 कोड यूज करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स आपको कितने का पड़ जाएगा? 650 रुपए में। देखो पूरा आधा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो 650 रुपए में आपको 10 कोर्स मिल रहे हैं। कितने? 10 कोर्स मिल रहे हैं। इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको? इससे अच्छा और क्या चाहिए भाई? ठीक है भाई, तो इसको भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं, आप लोग परचेस कर सकते हैं और जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उनको भी आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा आपका क्या है? टेस्ट सीरीज, यानी www.testwale.com। www.testwale.com में आपका क्या है भाई? ये आपकी वेबसाइट है जो कि आपकी कहां पे, गूगल पे काम करेगी। यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि यहां पे आप लोग फ्री टेस्ट सीरीज क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमने क्या बोला है? फ्री बोला है। तो आप लोग फ्री टेस्ट सीरीज क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जान सकते हैं, अपनी मतलब जो आपका लेवल है उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग ये सारी चीजें देख सकते हैं कि हमें किस टॉपिक में, किस सेशन में हमें ज्यादा टाइम लगता है, किस टॉपिक में, किस सेशन में हमें कम टाइम लगता है। और ये आपकी जो कमियां हैं ये कहां से, यहीं से दूर होंगी। कहां से? यहीं से दूर होंगी। ठीक है भाई, तो जैसे आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, लेखपाल, टीचिंग, बैंकिंग, डिफेंस, एमपीपीएससी, एमपीएसआई और एसएससी और रेलवे, ये बहुत सारे अदर एग्जाम ऐसे हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है? 29 प्लस एग्जाम ऐसे हैं जिनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल यहाँ पे है और 1200 प्लस टेस्ट सीरीज यहाँ पे डली हुई है। तो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चन बिल्कुल नंबर ए के, मतलब A1 के क्वेश्चन यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है भाई, चलो जी क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा आज का क्या है, ये आपका मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है? पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बात तो मतलब छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल दी कि अपने पंखों को खोलो, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो यदि आपको अपनी उड़ान दिखानी है, यदि आपको अपनी सक्सेस दिखानी है, तो बस दिल खोल के बैठ जाओ कि बस अब मुझे करना है, अब मुझे करना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो जी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जीके जीएस। ठीक है भाई, समझेंगे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जीके जीएस का सेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीके जीएस का सेशन पढ़ेंगे। जीके और जीएस का सेशन पढ़ेंगे। आज हम लोग जीके जीएस का सेशन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आप कहोगे सर जी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? तो इसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे। किसके? स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, और इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें आपके क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। किसके? साइंस के। इसमें आपके किसके क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे? तो साइंस के क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये देखो, इसमें हम आपके साइंस के भी क्वेश्चन करवाएंगे बस। ठीक है, तो ये मत कहना कि साइंस के क्वेश्चन, आप तो जीके जीएस करा रहे हो, ये मत कहना कि साइंस के क्वेश्चन कैसे आ गए। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हम लोग करवाएंगे। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर पहला, सबका आंसर आना चाहिए भाई, सबका। क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या कहता है कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो बोरिस जॉनसन और व्लादिमीर पुतिन, या फिर कौन? शी जिनपिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। और इसमें मैक्सिमम लोगों का क्या आएगा?
गलत आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये आपको पता ही नहीं है कि कौन आए थे। देखो हम आपको बता दें, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब भारत के चीफ गेस्ट कोई नहीं आए, तो इस टाइम पे इस डेट को कोई नहीं आया था, इस डेट को कोई नहीं आया था, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गई है? जो आपके बोरिस जॉनसन है, ये आपके कहां के हो जाएंगे? अमेरिका के हो जाएंगे या ब्रिटेन के हो जाएंगे, ठीक है भाई। जो व्लादिमीर पुतिन है, ये कहां के हो जाएंगे? आपके राष्ट्रपति, ये पहले थे राष्ट्रपति कहां के? ब्राजील के थे, व्लादिमीर पुतिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इसी प्रकार से आंसर करते चलिए, आप लोग इसी प्रकार से आंसर करते चलिए। हाँ जी, एकदम शानदार, एकदम शानदार, एकदम शानदार। चलो जी, हाँ जी, ठीक है भाई। तो चलो, हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? हमारा डी बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई, समझ गए? चलो जी, आगे समझते हैं हम लोग। तो इस टाइम मतलब 2022 में 26 जनवरी के मौके पर किसी को भी नहीं बुलाया गया था, और क्योंकि कोरोना से थोड़ा सा मतलब मामला चल रहा था, और कोरोना के कारण ही मतलब काफी ज्यादा माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया, ठीक है भाई। विश्व व्यापार संगठन का 162वां सदस्य देश कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन का 162वां सदस्य देश कौन सा है? तो आप बताओगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो आप बताओगे काबुल है। क्या हो जाएगी इसकी राजधानी? काबुल हो जाएगी। समझ गए? और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कौन सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो आप कहोगे डूरंड रेखा है। कौन सी? डूरंड रेखा क्या है? स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 11वें वृक्ष शिखर सम्मेलन, 11वां वृक्ष शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो आपका रूस में, या भारत में, या नेपाल में, या फिर कहां पे? ब्राजील में। तो जल्दी से आप लोग बताओ किसके बारे में पूछा गया है? वृक्ष के बारे में पूछा गया है। किसके? वृक्ष के बारे में पूछा गया है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। जो वृक्ष है, आपको पता होना चाहिए, जो वृक्ष है इसका जो प्रस्ताव आया था वो कब आया था? 2006 में प्रस्ताव आया था, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2009 में की गई थी, 2009 में। और जो एस है, जो साउथ अफ्रीका है, इसको कब जोड़ा गया था? इसको 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो इसका जो आपका 11वां शिखर सम्मेलन है, ये कहां हुआ था? ये आपका हुआ था ब्राजीलिया में। कहां पे? ब्राजीलिया में। और ये ब्राजील किसकी राजधानी है? ब्राजील की राजधानी है। किसकी? ब्राजील की राजधानी है। ब्राजील की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो रियल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रियल इसकी मुद्रा हो जाएगी। जो ब्राजील है ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप कहोगे सर जी साउथ अमेरिका में स्थित है। कहां पे? साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और दक्षिण अमेरिका का क्या हो जाएगा? ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। सही उत्तर हमारा क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो आपको आंसर कैसे करना है। जैसे ये तो हमने 2 क्वेश्चन कर ही लिए, ये तो हमने 2 क्वेश्चन कर ही लिए, ये आपके क्या हो जाएंगे? ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन हो जाएंगे। चलो जी, जैसे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे आपका क्वेश्चन आया है चौथा, हाँ चौथा आया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वेश्चन नंबर चौथा आपको पढ़ना है और आपको आंसर करना है, तो आपको कैसे करना है? आपने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा और आपको लगता है कि हमारा आंसर ए सही है, तो आप लोग क्या करेंगे? 4 का ए करेंगे। यदि आपको लगता है कि हमारा आंसर बी सही है, तो आप लोग क्या करेंगे? 4 का बी आंसर करेंगे। यदि आपको लगता है हमारा आंसर सी सही है, तो आप लोग 4 का सी आंसर करोगे। यदि आपको लगता है हमारा आंसर डी सही है, तो आप लोग 4 का डी करोगे। इस टाइप से आपको क्या करना है? आंसर करने हैं भाई, सभी साथियों को आंसर करने हैं, ठीक है भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गला घोटने वाला एक्ट। क्या बोलते हैं? गला घोटने वाला एक्ट, गला घोटने वाला एक्ट बोलते हैं। अब आप बात आती है कि क्यों बोलते हैं गला घोटने वाला एक्ट, समझो। जब ये एक्ट आया था तो इस एक्ट में क्या कहा गया था कि जो भारतीय लोग हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं? तो भारतीय लोग क्या नहीं कर सकते हैं? पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन नहीं कर सकते। यार ये तो गलत बात है यार, कि मतलब भारतीय लोग पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। और उस टाइम पे यही तो होता था भाई, किसी भी चीज को पहुंचाने का, या एक जो मेरी बात है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का, यही तो एक माध्यम था, और वही तुमने बंद कर दिया।
दिया, और जब वही इन्होंने बंद कर दिया अंग्रेजी सरकार ने, तो हमने क्या नाम दिया इसको, हमने नाम दिया भाई गला घोटने वाला एक्ट नाम दिया। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है भाई, समझ गए बात को। अब बात ये आती है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसको किसने निरस्त किया, तो इसको निरस्त किया किसने, लॉर्ड रिपन ने। किसने, लॉर्ड रिपन ने। कब निरस्त किया, 1982 में, सॉरी 1882 में। 1882 में इसको क्या किया गया, निरस्त किया गया। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, समझ गए। अब बात ये आती है कि जो आपका वर्नाकुलर एक्ट प्रेस है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसको किसने शुरू किया था, इसको किसने शुरू किया था, या इसको किसने लगाया था, इसने किसको लगाया था। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, समझ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। चलो जी, तो इसको कब लगाया गया, याद रखेंगे 1878 में। 1878 में इसको लगाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और किसने लगाया था, लॉर्ड लेटन ने। किसने, लॉर्ड लेटन ने लगाया था। ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड लेटन के द्वारा इसको लगाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा जारी किया गया था, या किसके द्वारा लगाया गया था, तो आप बताएंगे लॉर्ड लेटन के द्वारा। लेकिन इसको निरस्त किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। और आपको पता होना चाहिए रिपन के कार्यकाल में, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में नियमित रूप से क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे। कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, जल्दी से आप बताओ। बहुत बढ़िया, मतलब किस जिले से संबंधित थे, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। चलो जी, और देखो आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति का नाम आए, 1857 की क्रांति का नाम आए और कुंवर सिंह का नाम ना आए, या फिर मंगल पांडे का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है भाई साहब, ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखो कुंवर सिंह कहां के थे, याद रखेंगे बिहार के थे। कहां के, बिहार के थे। तो बिहार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब बात आती है 1857 की क्रांति की। तो जो 1857 की क्रांति है, जो 1857 की क्रांति है, ये कब शुरू हुई थी, आप कहोगे सर जी 10 मई को शुरू हुई थी। कब, 10 मई 1857 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है भाई। और कहां से, तो मेरठ से शुरू किया गया था। कहां से, मेरठ से शुरू किया गया था। और ये मेरठ आपका यूपी में पड़ता है। कहां पे, यूपी में आपका ये मेरठ पड़ता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेरठ कैंची के लिए प्रसिद्ध है। किसके, कैंची के लिए प्रसिद्ध है। और मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। किसके, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बैट, बल्ला, बॉल, रैकेट वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है भाई। तो खेल के सामान के लिए भी मेरठ प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो जी, अब बात यह आती है कि जो 1857 की क्रांति है, इससे संबंधित कौन थे, मंगल पांडे भी थे। कौन थे, मंगल पांडे। क्वेश्चन पूछा जाता है, मंगल पांडे ने 2 लोगों को गोली मारी थी, उनमें से कौन कौन से थे, एक तो थे लेफ्टिनेंट वाघ और दूसरे थे लेफ्टिनेंट ह्यूस्टन। एक थे लेफ्टिनेंट वाघ और दूसरे थे लेफ्टिनेंट ह्यूस्टन। और इन लोगों को गोली कब मार दी थी, 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 में, 29 मार्च 1857 में इन दोनों लोगों को गोली मार देते हैं। कौन, मंगल पांडे। तब जाके मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में, 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो इनके बारे में भी ये चीजें आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बिहार की स्थापना की गई थी, याद रखना, कब, 22 मार्च को। कब, 22 मार्च 1912 में, 22 मार्च 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, अच्छा समझो, जैसे हमने 1857 की क्रांति का ये सारी चीजें पढ़ी, जैसे हमने 1857 की क्रांति की ये सारी चीजें पढ़ी, समझ गए बात को। हेलो, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो जरा, जैसे हमने 1857 की क्रांति ये पढ़ी है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमसे, ये विशेष क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो 1857 का विद्रोह था वह किस किस जगह हुआ। तो देखो, जैसे हमने बोल दिया दिल्ली में 1857 का विद्रोह हुआ, और आपका लखनऊ में 1857 का विद्रोह हुआ, कानपुर में 1857 का विद्रोह हुआ। तो क्वेश्चन ये पता है हमसे कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आप बताएंगे बहादुर शाह जफर ने किया, ठीक है भाई। अब दिल्ली में 1857 की क्रांति को कब शुरू किया गया था, तो 11 मई 1857 को शुरू किया गया था।
ठीक है भाई। लेकिन दिल्ली में 1857 की क्रांति को किसके द्वारा दबाया गया था? तो आप बताओगे हडसन और निकोलस के द्वारा। ये क्या थे? अंग्रेज थे। इन्होंने क्या किया? दिल्ली में 1857 की क्रांति जो मतलब हो रही थी उसको दबाया था। ठीक है भाई। तो अब दिल्ली में 1857 की क्रांति को कब बंद कर दिया गया था? आप कहोगे सर जी 20 सितंबर 1857 को। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली में 1857 की क्रांति बंद कर दी गई थी, क्योंकि जो 1857 की क्रांति है ये पूरे देश में चलाई गई थी, पूरे भारत देश में चलाई गई थी टुकड़ों टुकड़ों में। जैसे भाई ग्वालियर में चली, ग्वालियर में इसका विरोध हुआ, और लखनऊ में इसका विरोध हुआ, दिल्ली में इसका विरोध हुआ, बिहार में इसका विरोध हुआ, है ना। तो इस टाइप से, ठीक है भाई। तो ये आपको पढ़ने हैं कि किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, और उसको कहां कब शुरू किया गया और कब समाप्त किया गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछा गया है, समझो जरा। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कीजिए। ये आपको क्या करना है? बताना है। ये आपको क्या करना है? बताना है। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन का आपको क्या करना है? आंसर करना है। चलो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। देखो जरा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आसान क्या है? क्वेश्चन आसान है। देखो जरा, हमसे क्वेश्चन कहता है कि ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंदोलन या सत्याग्रह हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? सक्रिय व्यक्ति। क्या हो जाएगा? सक्रिय व्यक्ति। इसका मतलब जो चंपारण सत्याग्रह था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? तो याद रखेंगे ये बिहार में हुआ था। कहां पे? बिहार में हुआ था। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है भाई। तो आपका चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था और 1917 में हुआ था, और इसके सक्रिय व्यक्ति कौन थे? तो आप कहोगे सर जी राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई। अब जो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था ये कब हुआ था? तो आप कहोगे सर जी ये हुआ था 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और इसके सक्रिय व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। गलत बात है, मोरारजी देसाई नहीं थे। कौन थे इसके सक्रिय व्यक्ति? थे कौन? मजदूर प्लस कौन थे? गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है, क्योंकि गांधी जी ने मजदूरों के साथ यहां पे क्या बनाई थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन कमेटी भी बनाई थी। और महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल यहीं पर हुई थी। पहली भूख हड़ताल महात्मा गांधी की यहीं पर होती है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। कहां पे? अहमदाबाद में। ये आपका कहां पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहां पे? गुजरात में पड़ता है। और गुजरात का हाईकोर्ट कहां पे है? अहमदाबाद में है। खेड़ा सत्याग्रह का सक्रिय व्यक्ति कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल था, और वल्लभ भाई पटेल थे। और खेड़ा सत्याग्रह भी आपका कब हुआ? 1918 में हुआ। कब हुआ? 1918 में हुआ। ये भी आपको याद रखना है। और खेड़ा भी कहां पे पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यानी सी आ जाएगा। 1 और 3 क्या आ जाएगा? 1 और 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए बात को? ये बातें आपको समझ में आ जाती हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? जल्दी से आप बताओ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का किस में मतलब वो किया गया, आज्ञा दी गई? जल्दी से आप बताओ। तो बंबई सत्र में, लाहौर सत्र में, या फिर लखनऊ सत्र में, या फिर किसमें? त्रिपुरा सत्र में। जल्दी से आप लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का बहुत ही शानदार आंसर है, बहुत ही शानदार आंसर है। देखो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? आप कहोगे सर जी इसको चलाया गया था 1930 में। कब? 1930 में चलाया गया था। तो इसका ये मतलब है कि जब 1930 में इसको चलाया गया था तो इसके लिए आज्ञा कब ली गई होगी? इससे पहले ली गई होगी। समझ गए? तो इसके लिए आज्ञा ली गई थी लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पीटी जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। समझ गए? बकाया अलग अलग समय पे अलग अलग क्या होते रहेंगे? अधिवेशन होते रहेंगे। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा लाहौर सत्र। और इसी सत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अर्धरात्रि में, कब? अर्धरात्रि में क्या लहराया था? तिरंगा झंडा लहराया था। तिरंगा झंडा लहराया था। ये भी आपको याद रखना है। तो सही उत्तर क्या बन जाएगा हमारा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? बी। अब जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको चलाने का प्रमुख बिंदु क्या था? तो याद रखेंगे नमक सत्याग्रह। नमक
नमक सत्याग्रह, ये भी आपको याद रखना है। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक करो सभी साथी, एक बार दिल से आप लोग क्या कर देंगे, इस सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है भाई। हैं फिर तुझे अभी मुन्नी मैडम से बुलवाते हैं, फिर मुन्नी मैडम से मिलवाते हैं, फिर अभी थोड़ी देर में मुन्नी मैडम भी आ रही हैं, वो भी कहेंगी हाँ भाई ठीक है बढ़िया चल रहा है सेशन, मजा आ रहा है ना। तो जल्दी से आप लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर करो, और जो भी साथी हैं जो भी अभी आ रहे हैं भाई सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, और आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है, और फालतू की बातें नहीं करनी है कि जो आप लोग कहते हो ना इधर का उधर उधर का उधर, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है भाई। हाँ जी चलो जी। तो निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, वह कौन सा प्रदेश था? बहुत बढ़िया। तो देखो 1935 के अनुसार उसका क्या नहीं हुआ था, गठन नहीं हुआ था, तो वह कौन सा प्रदेश था? तो देखो बिहार में तो हो गया था, मद्रास में भी हो गया था, उड़ीसा में भी हो गया था, तो क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। पंजाब इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। और जो पंजाब था इसका नाम पंजाब कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कितनी नदियां थी, 5 नदियां थी। क्या थी? 5 नदियां थी। तो एक तो हो गया कौन सा, पश्चिमी पंजाब, और एक हो गया पूर्वी पंजाब। तो पूर्वी पंजाब हमारा भारत में है, और पश्चिमी पंजाब कहां पे हो जाएगा, आपका पाकिस्तान में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, पंजाब। अब बात आती है पंजाब, पंजाब की राजधानी क्या है, राजधानी, पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे सर जी पंजाब की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंजाब का हाईकोर्ट कहां पे है, तो पंजाब का हाईकोर्ट हो जाएगा चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी, ठीक है भाई। और पंजाब का गठन कब किया गया था? तो आप कहोगे सर जी पंजाब का गठन किया गया था 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर 1966 में। 1 नवंबर 1966 में किसका, पंजाब का गठन किया गया था। यह भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और क्वेश्चन पूछा जाता है पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप कहोगे लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। समझ गए हैं? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा अपना, डी बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पंजाब, पंजाब दी शान है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, कौन सा हो जाएगा? नल्ला मलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नल्ला मलाई। अब आप कहोगे सर जी जब नल्ला मलाई हमारा क्या है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो ये तीनों हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर जी इन तीनों को कब कब घोषित किया गया था? तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका अगस्त मलाई है इसको कब घोषित किया गया था, तो इसको 2001 में, इसको 2001 में क्या किया गया था, जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है भाई। जो आपका पंचमढ़ी है, इसको कब घोषित किया गया था? तो इसको 1999 में। कब? 1999 में घोषित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नीलगिरी है इसको कब घोषित किया गया था? तो इसको आपका 1986 में। कब? इसको 1986 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। समझ गए? और नीलगिरी जो आपका है ये नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के आसपास है, ठीक है भाई। और नीलगिरी पर्वत श्रेणियों का सबसे ऊंचा बिंदु क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे भाई दोदा बेट्टा हो जाएगा। कौन सा? दोदा बेट्टा हो जाएगा। कौन सा? दोदा बेट्टा। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2637 मीटर हो जाएगी। 2637 मीटर हो जाएगी। और ये दोदा बेट्टा कहां पे है? तो आप कहोगे सर जी तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में है। क्लियर है? समझ गए? और तमिलनाडु में कौन सा त्योहार होता है? तो पोंगल त्योहार होता है। कौन सा? पोंगल। और तमिलनाडु में भरतनाट्यम डांस भी होता है, ठीक है। चलो जी राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य का एक भाग है? किस का एक भाग है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, या भाखड़ा नांगल परियोजना का, या फिर क्या हो जाएगा? चंबल परियोजना का। तो जो आपका गांधी सागर बांध है ये किसका आपका भाग हो जाएगा? चंबल परियोजना का भाग हो जाएगा। किसका? चंबल परियोजना का भाग हो जाएगा। और गांधी सागर बांध है कहां पे? तो एमपी में है। कहां पे? एमपी में। और एमपी के कहां पे है? मंदसौर में है। कहां पे? मंदसौर में है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। समझ गए बात को? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जो कोसी परियोजना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है? तो बिहार का। किसको? बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है।
पश्चिम बंगाल का सुख कहा जाता है दामोदर नदी को। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी? कलकत्ता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कलकत्ता हो जाएगी। और भारत में सबसे पहले मेट्रो कहां पे चलाई गई थी? कलकत्ता में। कब? 1984 में चलाई गई थी। कब? 1984 में चलाई गई थी। समझ गए? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब जैसे हमने एक बांध से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा, अब जैसे हमने एक बांध से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा तो ये भतेरे आपके क्या आ जाते हैं? बांध आ जाते हैं। जैसे हमने बोल दिया ये आपकी नदी हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी? नदी हो जाएंगी। समझ गए बात को? चलो जी, ये आपकी क्या हो जाएंगी? नदियां हो जाएंगी। ठीक है भाई। और ये क्या हो जाएंगे? उनसे संबंधित राज्य हो जाएंगे। जैसे आपने बोल दिया मयूराक्षी परियोजना, तो ये आपका किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर है। और ये कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। जैसे आपने बोल दिया भाई आपका माता टीला परियोजना, तो ये कहां पे है? बेतवा नदी पर है। कहां पे? बेतवा नदी पर है। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब बहुत सारे बांध ही बांध हैं, तो इनको आपको याद करना है। और यदि ये पीडीएफ आप तक नहीं पहुंच रही है तो आपको क्या करना है? आपको एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना है। किससे? एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना है। और तब भी आपको ये पीडीएफ ना मिले तो आपको क्या करना है? आपको करना है, मतलब मोस्टली आप यदि मेल पे आप लोग मेल करते हो तो 100% आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस बात की गारंटी है। आपको क्या करना है? मेल पे भी मेल करना है। example88@gmail.com, इस पे आपको मेल करना है। ठीक है भाई, example88@gmail.com, इस पे आपको मेल करना है। और आपको मतलब एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है भाई। मानव शरीर शुष्क, मानव शरीर कैसा है? शुष्क है। यानी शुष्क मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध की परिमाण की कोटि क्या होती है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से आप बताओ तो किसके बारे में पूछा गया है? मानव के बारे में पूछा गया है, मनुष्य के बारे में पूछा गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य होता है उसका क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मनुष्य होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तापमान कितना होता है? मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो आप कहोगे सर जी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये कितने फ़ारेनहाइट होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कितना ताप होता है, वह कितना ताप होता है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बराबर होता है? तो -40 डिग्री। -40 डिग्री क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बराबर मान होता है, या शायद केल्विन का होता है। चलो इसको आप लोग थोड़ा सा भी इसमें कंफ्यूजन है, इसको आप लोग छोड़ देंगे, इसको आप लोग क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो जल्दी से आप लोग इसका क्या बताएं? आंसर बताएं। जल्दी से आप लोग क्या बताएं इसका आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर आ रहा है ए, ना मानेगा है, कसम खाली नक कटा के जाएगा यहां से, पागल सा। ये आंसर कर रहा है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 टू दी पावर 6 ओम क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर 6 ओम। और ओम किसका प्रतिरोध होता है? ओम किसका मात्रक होता है? तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका? प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, और यहां से हम लोग मान निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग मान निकाल सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 37 डिग्री सेल्सियस को या 40 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलो? फ़ारेनहाइट में बदलो। किस में? फ़ारेनहाइट में बदलो। तो आप लोग इतना मान रख देंगे, इतना बस। यहाँ पे क्या रख देंगे? सेल्सियस की जगह क्या रख देंगे? 40 रख देंगे और फ़ारेनहाइट को मान निकाल लेंगे। इस टाइप से यहां से आप लोग मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के आरोही क्रमानुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो आपको यह बताना है कि सबसे ज्यादा घनत्व के अनुसार सबसे बढ़िया क्रम क्या है हमारा? क्या क्या पूछा गया है? अवरोही क्रम पूछा गया है। अवरोही का मतलब होता है, अवरोही का मतलब होता है, एक तो होता है आरोही क्रम, आरोही आरोही क्रम होता है, और एक मतलब होता है अवरोही, अवरोही अवरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। क्या होता है? घटता क्रम, घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसा होता है। बढ़ता क्रम क्या होता है? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये आपका क्या हो जाएगा? बढ़ता क्रम हो जाएगा। समझ गए? तो हमें क्या बताना है? अवरोही बताना है। इसका मतलब ये वाला क्रम बताना है, ये वाला क्रम। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? सोने का होता है। तो यानी हमारा ए कट गया और ये वाला भी कट गया। अब या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। फिर सोने के बाद किसका होता है? पारा का होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जी सोने का घनत्व कितना होता है? तो आप कहोगे सर जी 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। समझ गए? पारा का कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। और इस्पात का कितना होता है? 7 होता है। लो बस देखो, ये घटता ही क्रम तो है, पहले 19, फिर 13, फिर 7। ठीक है भाई? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अपना बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कुछ कथन हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, कुछ कथन हो जाएंगे, और आपको ये बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है, कौन सा कथन हमारा सही है। तो डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ का रोग है, गलत बात है। प्रत्येक नेत्रगुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण होता है, लक्षण नहीं है, गलत बात है। त्वचा पित्तिका तथा नाक से रक्त स्त्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं, ये बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ओनली बी आ जाएगा, ओनली बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जब डेंगू होता है, जब डेंगू बुखार होता है तो सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ता है, प्लेटलेट्स पर प्रभाव पड़ता है, किस पर, प्लेटलेट्स पर प्रभाव पड़ता है, यानी बिंबाणुओं पर प्रभाव पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया, तो किसने, थियोडोर मेमन ने, किसने, थियोडोर मेमन ने किसका, लेजर का आविष्कार किया। आपको पता होना चाहिए लेजर लाइट वही होती है जो आपने देखा होगा बचपन में जलाई होगी, यहां से जलाते थे और वहां नीम के पेड़ पे पहुंचती थी, करते हो कि नहीं करते हो, यहां से जलाते थे और नीम के पेड़ पे पहुंचती थी और भाई साहब उल्टी सीधी हरकतें करता था, है समझ गया, वही वाली लाइट है लेजर लाइट, ठीक है। तो ये देखो, ये इस प्रकार की आपकी क्या होती हैं, लेजर लाइटें होती हैं। हालांकि इसका जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो कहां पे होता है, चिकित्सा क्षेत्र में होता है और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी होता है, ठीक है भाई, समझ गए। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, लेजर लाइटें हो जाएंगी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और भी, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइकिल का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, रेडियो का आविष्कार किसने किया, है ना, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो इस टाइप से आपके क्या हो जाएंगे, ये आविष्कारक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पीतल के कौन से घटक हैं, मतलब जो हमारा पीतल होता है, पीतल जो हमारा पीतल होता है वह किससे बनता है, वह किससे बनता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से आप बताओ, जो पीतल होता है वह किससे बनता है, पीतल, है ना, किसका पूछा गया है, पीतल। तो इसका आपको पता होना चाहिए, जो पीतल बनता है वह किससे बनता है, वह कॉपर प्लस जिंक से बनता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गया बात को, तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पीतल किससे बनता है, कॉपर प्लस जिंक से बनता है। समझ गए बात को। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आगे, यदि आपसे क्वेश्चन और आगे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, पीबी प्लस 10 से, पीबी प्लस 10 से क्या बनता है, तो आप कहोगे सर जी इससे लेड बनता है, वो इससे हमारा क्या बनता है, शोल्डर बनता है, क्या बनता है, शोल्डर बनता है, शोल्डर बनता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, टांका के नाम से जानते हैं। किस नाम से, टांका के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा जब दो वायरों को जोड़ना होता है तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, टांका लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टांका लगाते हैं, शोल्डर लगाते हैं, वो किससे बनता है आपका, पीबी प्लस 10 से बनता है। इन दोनों को आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे और सब लोगों को आंसर करना है, सब लोगों को आंसर, ठीक है, बहकना नहीं है, बर्बाद हो जाएगा भाई साहब, नहीं तो फिर कुछ नहीं रखा है इन बातों में, ठीक है, कुछ नहीं रखा, इसीलिए फालतू के आंसर नहीं करने हैं। चलो जी, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है, तो देखो थोरियम का तो किया नहीं जाता, ठीक है, यूरेनियम का तो किया नहीं जाता, ग्रेफाइट का तो किया नहीं जाता, क्या आ जाएगा, गैलियम आ जाएगा। क्योंकि जो आपके गैलियम, जो आपके सिलिकॉन और गैलियम है, जो आपके सिलिकॉन और जो आपके गैलियम है, ये क्या है, सबसे अच्छे अर्धचालक हैं, अच्छे अर्धचालक हैं, यानी अच्छे सेमीकंडक्टर हैं, क्या हैं, सेमीकंडक्टर हैं। अब दिमाग में एक बात आ गई, यार सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह तो होता है लेकिन कंडक्टरों से कम और नॉन कंडक्टर से ज्यादा होता है, कंडक्टर से कम होता है लेकिन नॉन कंडक्टर से ज्यादा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं, यानी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। और जो हमारी सोलर सेल की जो प्लेटें होती हैं उसमें क्या क्या लगा होता है, गैलियम और सिलिकॉन की परतें लगी होती हैं, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए बात को, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करती है, विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करती है, फैराडे के नियम के अनुसार, या लेंज के नियम के अनुसार, या ओम के नियम के अनुसार, या फ्लेमिंग के नियम के अनुसार। जल्दी से आप लोग बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही बढ़िया आंसर है ना, बहुत ही बढ़िया आपका क्या है क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताओ, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। तो देखो जरा, आपको पता होना चाहिए, आपने एक तो नियम पढ़ा होगा, कौन सा, फैराडे का नियम। तो फैराडे के नियम के अनुसार क्या करती है, विद्युत मोटर कार्य करती है, ठीक है भाई, समझ गए। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओम का नियम क्या होता है, तो आप कहोगे V बराबर IR, V बराबर क्या होता है, IR, ये आपका क्या हो जाएगा, ओम का नियम हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है भाई। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विद्युत मोटर होती है ये क्या करती है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, किसमें,
सॉरी, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन क्या है? हृदय की एक क्रियात्मक इकाई, या गुर्दे की एक क्रियात्मक इकाई, या अण की एक क्रियात्मक अवयव, या फिर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। तो क्या हो जाएगा? गुर्दे की एक क्रियात्मक इकाई हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा अपना? बी बन जाएगा। और जो गुर्दे होते हैं, जो गुर्दे होते हैं, ये क्या करते हैं? ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। किसका? ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। किसका? ब्लड का, यानी रक्त का प्यूरिफिकेशन करते हैं, रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त का दाब कितना होता है, तो आप बताओगे रक्त का 120/80 क्या होता है? रक्त दाब होता है। रक्त बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी बोला जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? तो आप कहोगे सर जी 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होती हैं? कणिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली, मेंढक और आपका क्या? मछली। ये तीनों क्या है? शीत रक्त जानवर हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? उपर्युक्त में से सभी। तो आपने देखा होगा कि जो आपका छिपकली होता है, जो आपका मेंढक होता है, जो आपकी मछली होती है, ये क्या है? शीत रक्त जानवर हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? ये तो भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है। तो देखो आपके पास इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। अब ये सोच रहा होगा कि सर जी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अपने धुन में पढ़ाए जा रहे हैं, क्या बोले बताओ, गाना सुना दें? कौन सा है? हुजू, ऐसे गाना सुना दें? तेरा 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 शुरू, ये गाना सुना दें? तो देखो जरा, गाने वाने में कुछ नहीं रखा, पढ़ लो, पढ़ाई में ध्यान दे लो। ठीक है बस, और कमेंट नहीं करने हैं फालतू के। देखो जरा, ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी? नॉर्थ दिशा हो जाएगी। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? वेस्ट दिशा हो जाएगी। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ईस्ट दिशा हो जाएगी। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी? साउथ दिशा हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो आप बताओगे किबथू हो जाएगा। ओ सॉरी, कौन सा हो जाएगा? सरकरी या फिर गुहार मोती। क्या हो जाएगा? गुहार मोती हो जाएगा। गुहार मोती हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सरक्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग सरक्रीक भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, सरक्रीक बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये कहां पे? आपका गुजरात में हो जाएगा। कहां पे? गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु कहां पे हो जाएगा? आप कहोगे सर जी जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। और इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इंदिरा कौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा कौर हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किबथू। क्या हो जाएगा? किबथू हो जाएगा। और ये कहां पे है? ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ए एंड पी में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो नेफा था। क्या था? नेफा था। जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और ये कहां पे है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पे? ग्रेट निकोबार में स्थित है। समझ गए? तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, लेकिन भारत का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे झांसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झांसी हो जाएगा। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का जो अब जब आप गलियारा काटोगे तो बीच में क्या पड़ जाएगा? झांसी पड़ जाएगा। और झांसी के बाबूजी हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन भी नहीं करना है आपको, ये छोड़ देना है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो देखो आपने देखा होगा कि एक तो होता है संसद, और एक तो होता है क्या? लोकसभा। एक होता है लोकसभा और एक होता है क्या? राज्यसभा। एक क्या होता है? राज्यसभा होता है। तो जैसे हमने कोई विधेयक कहां पे पेश किया? लोकसभा में पेश किया, तो लोकसभा ने क्या कर दिया? पास कर दिया। लोकसभा ने क्या कर दिया? पास कर दिया। और जब ये जो विधेयक पास हो गया तो अब ये कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर इस विधेयक का जवाब देना होगा कि वो पास कर रही है या फेल कर रही है। ऐसा नहीं है कि बस रख लिया, तुम राष्ट्रपति थोड़ी हो कि तुम अपने जेबी वीटो लगा दोगे। तो क्या हो जाएगा? 14 दिन तक क्या करेगा राज्यसभा? और 14 दिन के अंदर वो क्या कर देगा? जवाब दे देगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 14 दिन। क्या आ जाएगा? 14 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वह कौन है जो सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? वह कौन है भाई जो सदन के सदस्य हुए बिना उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो ऐसा हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? भारत का
उपराष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। और भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 63 में बताया गया है। किसमें? आर्टिकल 63 में बताया गया है। और भारत के क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनसे त्यागपत्र से संबंधित कौन, भारत के उपराष्ट्रपति का त्याग कौन लेता है? तो आप कहोगे भाई राष्ट्रपति लेता है। कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है, समझ गए। और भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो आप बताओगे एम वेंकैया नायडू। कौन? एम वेंकैया नायडू हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आंग्ला भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो देखो ऐसे दो लोग थे लेकिन इनको मनोनीत कर सकता था राष्ट्रपति, लेकिन अब क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। अब ये मनोनीत नहीं कर सकता है क्योंकि इनको रद्द कर दिया गया था। कब? तो याद रखेंगे 26 जनवरी 2020 में। 26 जनवरी 2020 में इनकी नियुक्ति क्या कर दी गई थी? रद्द कर दी गई थी। और राज्यसभा में कितने चुने जाते हैं? 12 सदस्य चुने जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार। हाँ, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? मतलब लोकसभा और राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा किसमें है? तो भाई उत्तर प्रदेश में है। किसमें है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप कहोगे सर जी 80 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप कहोगे सर जी 31 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप कहोगे सर जी 403 सीटें हैं। लेकिन विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो आप कहोगे सर जी 100 सीटें हैं। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में क्या है? पहले स्थान पे जनसंख्या के मामले में। क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आप कहोगे सर जी 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का क्या हुआ था? गठन हुआ था, समझ गए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप कहोगे लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और लखीमपुर खीरी में कौन सा है? तो दुधवा नेशनल पार्क है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान बोल दिया ना उसने, क्या बोल दिया? वर्तमान। तो देखो लोकसभा में टोटल सदस्य कितने हैं? तो आप कहोगे सर जी 552। कितने? 552। लेकिन इसमें से 7 सदस्य कहां के थे? पीओके के थे। कहां के? पीओके के थे, पाक अधिकृत कश्मीर के थे। तो अब ये तो चुने नहीं जाते हैं। तो अब कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर जी 545 हो जाएंगे। 545 में से 2 सदस्य कौन हो जाएंगे? भाई लोकसभा के निकाल दो, जो आंग्ला भारतीय होते हैं। क्या होते हैं? लोकसभा के निकाल दो, जो आंग्ला भारतीय होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 543 हो जाएगा। 543 यहां पे है। आप कहोगे 543, भाई साहब सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये आपको समझ में आया कि नहीं आया कि 543 कैसे आया? टोटल कितना था, फिर 543 कैसे बचा? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? वह कौन सी लोकसभा थी? जिसने 5 वर्ष से ज्यादा तक क्या किया? कार्य किया। ये आपको क्या करना है? बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम शानदार, एकदम शानदार। चलो जी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं लोकसभा। क्या हो जाएगा? 5वीं लोकसभा। तो 5वीं लोकसभा कहां पे है? बी में है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ाया गया था? तो भाई एक तो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। और इसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर हुआ 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब हुआ? 1978 में हुआ। और इसमें लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। तो 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? बिरयानी तो देखो आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको मोदी जी बनना है, यदि आपको भाई और बहनों बनना है, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यदि आपको बनना है पीएम, क्या बनना है? यदि आपको पीएम बनना है, यदि आपको बनना है सीएम, यदि आपको क्या बनना है? लोकसभा सदस्य। क्या बनना है? लोकसभा सदस्य। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए?
25 साल होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या बनना है? राज्यसभा सदस्य। आपको क्या बनना है? राज्यसभा सदस्य बनना है, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। लेकिन आपको बनना है क्या? भारत का राष्ट्रपति बनना है। आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है, आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, या आपको भारत का राज्यपाल बनना है। क्या बनना है? राज्यपाल बनना है, तो आपकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आपको बनना है क्या? आपको गांव का प्रधान बनना है, तो आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? एज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संसदीय प्रशासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, ये आपके लिए क्या है? HW है। ये आपके लिए क्या है? HW है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए क्या है? HW है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए क्या है? HW है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, मतलब दो। क्वेश्चन नंबर 32 भी आपके लिए क्या है? HW है। बस क्वेश्चन समाप्त। तो हमने 2 क्वेश्चन क्या दे दिए आपको? HW दे दिए, यानी होमवर्क दे दिए। तो इन क्वेश्चनों को आपको करना है और आपको सारी चीजें समझनी है कि भाई कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आपके इनके क्वेश्चन के आंसर कहां पे लिखने हैं? वीडियो के कमेंट में लिखने हैं सभी साथियों को। ठीक है भाई, और यदि आपको ये PDF कहां पे मिल जाएगी? ये आपको एप्लीकेशन पे PDF मिल जाएगी। कहां पे? एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको PDF कहां पे मिल जाएगी? तो example88@gmail.com यहां पे PDF मिल जाएगी। और एग्जाम ओरिएंटेड आपकी बहुत सारी PDF मिल जाएंगी यहां पे आपको। ठीक है भाई, तो example88@gmail.com। नेक्स्ट, बस इसको हम लोग क्या करते हैं? खत्म करते हैं, और ये आपका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि पूरा का पूरा जो आपका 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है वो किस पर दिया जा रहा है? तो सुपर कॉम्बो परचम बैच पर दिया जा रहा है। किस पर? सुपर कॉम्बो परचम बैच पर दिया जा रहा है। तो इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं? परचेस कर सकते हैं, और अपने साथियों को भी परचेस करा सकते हैं। आपको कोड कौन सा यूज करना रहेगा? तो सुपर 50 कोड यूज करना रहेगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बकाया आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए। तो आपको दिल से कमेंट करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और आपको बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है भाई, तो आज मजा आ गया, और आज ज्यादा आपसे वार्तालाप नहीं हो पाया है, लेकिन भाई पढ़ाई में मजा आ गया भाई। ठीक है भाई, एक धुन में हम लोग पढ़ते रहे सारी चीजें। चलो जी, तो चलते हैं, बने रहिए और पढ़ते रहिए। तो एक बार सभी साथियों को फिर से जय हिंद। हमें कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर।